Hello students, this is Manoj Pandey and I welcome you all in this class. Students, from today we are going to start our SST subject. As you all know, in SST there is three subjects: history, civics and geography. From today we are going to start our history chapter first. After completing first chapter, we will start civics, then we will start geography also. So students, without wasting time, let's start our first chapter. As we all know, our first chapter is how, when, and where. Our history's first chapter is how, when, and where. यानी कैसे, कब और कहाँ. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं. इस चैप्टर में आप लोगों को बताया गया है कि किस तरीके से हिस्ट्री बनती है, किस तरीके से हिस्ट्री लिखी जाती है, किस तरीके से हिस्ट्री आगे लोगों तक, नेक्स्ट जनरेशन तक किस तरीके से, जनरेशन टू जनरेशन किस तरीके से पहुँचाई जाती है. तो हिस्ट्री के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है. यानी हिस्ट्री के लिए प्रमाण कहाँ से, वो प्रूफ कहाँ से आते हैं, एविडेंसेस कहाँ से आते हैं, किस तरीके से उनको संरक्षित करके रखा जाता है, सेफली रखा जाता है. तो इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे. सबसे पहले बात आपका आता है, टॉपिक आता है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स. आपको क्या लगता है डेट्स कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, डेट्स का क्या इम्पोर्टेंस है. एक वक्त था जब डेट्स को ही, जब तारीखों को ही एक माना जाता था कि तारीख ही हिस्ट्री होते हैं. यानी तारीख के इर्द गिर्द सारी हिस्ट्री घूमती थी. लोग मानते थे कि हिस्ट्री का मतलब ही होता है तारीख. यानी लोगों के मन में इस तरीके से मिसकंसेप्शन हो गया था हिस्ट्री को लेकर के कि हिस्ट्री का मतलब ही तारीख होता है. आज भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे लोगों का मानना यही है कि अगर हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो केवल तारीख ही होता है. हिस्ट्री का मतलब है आपको तारीख रटते जाइए, तारीख याद करते जाइए. लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता और ऐसा है भी नहीं. हिस्ट्री में तारीख का इम्पोर्टेंस तो होता है, लेकिन हिस्ट्री तारीख के अलावा भी काफ़ी कुछ कहती है. ठीक है, हर चीज़ को आप तारीख में नहीं बता सकते कि अगर हिस्ट्री है तो तारीख ही होगा. तो इस तरीके से पहले पहले क्या होता था, हम लोग तारीख में ही जोड़ते थे कि इस किंग का वो कब गद्दी पर बैठा था, थ्रोन पर कब बैठा था ये राजा, फिर उसकी शादी कब हुई थी, उसकी डेथ कब हुई थी, उसने जो बैटल्स लड़े थे वो किस ईयर में लड़े थे. तो इस तरीके से हिस्ट्री को हम लोग डेट में देखते थे. लेकिन आज हिस्ट्री को देखने का जो ओवरव्यू है, जो नज़रिया व्यू है, वो चेंज हो चुका है, वो अब बदल चुका है. अब हम लोग क्या करते हैं, पहले के मुकाबले हिस्ट्री को, प्रेजेंट टाइम को पास से क्या कहते हैं, कंपेयर करते हैं. कंपेयर करके देखते हैं कि अच्छा पहले ये चीज़ ऐसी थी, आज ये चीज़ ऐसी हो गई है. तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका होता है हिस्ट्री को समझने का. आगे बढ़े उसके पहले आपके बुक्स में एक पिक्चर दिया गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं. देखिए, आप लोग एक पिक्चर देख सकते हैं. यहाँ पर क्या दिखाया गया है, यहाँ बीच में एक मूर्ति दिखाई गई है, एक स्टैचू दिखाया गया है. ये क्या है, ब्रिटेनिका. इसको ब्रिटेनिका नाम दिया गया. ब्रिटेनिका क्या होता है, जिस तरीके से हम लोग इंडिया को भारत माता कहते हैं, ठीक है, मदर इंडिया कहते हैं, उसी तरीके से जो ब्रिटेन कंट्री था, तो उसकी जो मदर कंट्री जो होती थी, मतलब मदर, जैसे कि फादर लैंड कहा जाता है, मदर लैंड जो होती थी, जो उनको ब्रिटेनिका नाम दिया गया था. आप लोग नाम से ही समझ सकते हैं कि ब्रिटेन से बना है ब्रिटेनिका. जिस तरीके से भारत से बना है भारत माता, उसी तरीके से वहाँ की जो माता, मतलब जो काल्पनिक इमेजिनरी होती थी, काल्पनिक होती थी, असल में ऐसा कोई पर्सन थी नहीं, तो उसको ब्रिटेनिका कहा गया. तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ब्रिटेनिका है, उनको हमारे यहाँ के जो राजा वगैरह हैं और जो ब्राह्मण्स हैं, जो पृष्ठ हैं, जो ब्राह्मण्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने जो रिलीजियस बुक्स हैं, जो भी कल्चरल बुक हैं, रिलीजियस बुक है, वो उनको सौंप रहे हैं. तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका मतलब ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि ब्राह्मण्स अपने जो धर्म के संरक्षण का जो जिम्मेदारी है वो ब्रिटेन को सौंप रहे हैं. उनकी सभ्यता को बचाने का जो जिम्मेदारी है वो उनको सौंप रहे हैं. तो इसको बनाया था जेम्स रेनल ने 1782 में. ठीक है, तो इसमें दिखाया गया, आप लोग पढ़ भी सकते हैं कि ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शास्त्र ब्रिटेनिका फ्रंटिपीस टू द फर्स्ट मैप प्रोड्यूस बाय जेम्स रेनल. तो इसमें वो जो अपने शास्त्र वगैरह हैं, जो रिलीजियस बुक्स हैं, वो उनको सौंप रहे हैं ताकि आप उसका संरक्षण करिए, आप उनको बचाइए. हम इंडियंस इस काबिल नहीं है कि अपने धर्म को बचा पाएँ. तो इस तरीके से आपको पता है ब्रिटिशर्स ने इसको खुद पेंटिंग बनाया है. तो वो कोई भी इंसान होगा, कोई भी हिस्टोरियन होगा, तो अपने कंट्री की बड़ा तारीफ़ ही करेगा. तो वो जेम्स रेनल ने इसी तरीके से इसको शो किया है. असल में ऐसा नहीं है. हम अपने धर्म को काफ़ी सालों से बचाते आए हैं, एंशियंट टाइम से. आप लोग को पता है
काफ़ी समय से संरक्षित करते आए हैं, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। आगे अब देखते हैं, कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम लोग कभी सवाल नहीं उठाते कि किस तरीके से, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी आप लोग मोबाइल पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग के मन में कभी आता है कि मोबाइल किस तरीके से डेवलप हुए होंगे, कब से फ़ोन की शुरुआत किस तरीके से हुई होगी, किस तरीके से लोगों के मन में ख्याल आया होगा, और आज जो मोबाइल है वो पहले तो इस तरीके से नहीं होता था, तो किस तरीके से टाइम के साथ किस तरीके से चेंजेज आए हैं। तो हमारे मन में जल्दी इन सब चीज़ों के लिए ख्याल नहीं आता है। केवल यही नहीं, इसके अलावा भी अपने आसपास आप देखेंगे जितने भी इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं, जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्या वो स्टार्टिंग से ऐसी ही थी? नहीं, स्टार्टिंग से ऐसी नहीं हुई थी। सब में कुछ ना कुछ ग्रेजुअल चेंजेस आते गए हैं विद टाइम। समय के साथ साथ कुछ ना कुछ चेंज आते गए हैं। आपकी बुक में आप देख सकते हैं कि वॉचिंग समवन सिप ए कप ऑफ टी एट ए रोड साइड टेल स्टॉल यू मे वंडर व्हेन डिड पीपल बिगिन टू ड्रिंक टी और कॉफ़ी। आप जब किसी को चाय पीते हुए देखते होंगे सड़क के किनारे, तो आपके मन में ख्याल आता होगा कि ये टी यानी चाय या फिर कॉफ़ी कब स्टार्ट हुई होगी, किस तरीके से स्टार्ट हुई होगी। इसके अलावा जब आप ट्रेन देखते हैं तो आपको पता चलता होगा कि आपके मन में क्वेश्चन उठते होंगे कि किस तरीके से ट्रेन के बना था, किस तरीके से लोग इतनी दूरी तय करना शुरू किए थे। तो आप लोगों को, आप इन सभी चीज़ों को, चाहे चाय पीने की घटना हो गई या फिर ट्रेन रेलवे के निर्माण की बात हो गई, तो आप इसको कोई एक डेट नहीं दे सकते, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं है जो एक दिन में हो जाए। आप किसी के बर्थ को एक डेट दे सकते हैं, किसी की मैरिज हुई है तो उसको एक डेट दे सकते हैं, लेकिन कुछ सारी चीज़ें इस तरीके से डेट में हम लोग नहीं एक इस डेट के सिनेरियो में नहीं रख सकते, उसी बॉक्स में नहीं कैद करके देख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक चेंज आता है कि हाँ, कभी किसी ने एक दो चार पत्तियाँ चाय की तोड़ के डाली होंगी, उनको टेस्टी लगा होगा, तो उन्होंने उसमें बाद में जा कर के चीनी भी ऐड करके पीना शुरू कर दिया होगा। बाद में जा कर के कुछ लोगों ने दूध मिला करके पीना शुरू कर दिया होगा। फिर फैक्ट्री में जो चाय की जो पत्तियाँ होती थी उनको एक अलग रूप दिया जाता होगा ताकि सुरक्षित करके उसको रखा जा सके। तो इस तरीके से एक प्रोसेस होता है हर चीज़ का, एक धीरे धीरे टाइम लगता है कोई भी चीज़ डेवलप होने में। तो क्या आप चाय को एक डेट में रख सकते हैं कि चाय इस डेट से पीनी शुरू हुई थी, बननी शुरू हुई थी? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम। तो यही बात है। आप लोग सुबह सुबह पेपर भी पढ़ते होंगे, तो आपको पेपर को देख करके भी आपके मन में ख्याल आता होगा कि ये पेपर अखबार की शुरुआत कैसे हुई। तो इसका भी एक लंबा इतिहास रहा है। एक डेट पे आप इसको बांध के नहीं रख सकते। किस तरीके से पेपर बनने शुरू हुए, पेपर पे किस तरीके से छपाई शुरू हुई, किस तरीके से अलग अलग न्यूज़पेपर मार्केट में आना शुरू हुए। तो ये सब क्या होता है, एक बहुत लंबा एक प्रोसेस के ज़रिए ये सब पूरा होता है, चलता है। तो हिस्ट्री को आप किसी एक डेट में बांध करके नहीं रख सकते, बल्कि ये कई इंसिडेंट होते हैं हिस्ट्री में जिनको जानना ज़रूरी होता है। अब बात कर लेते हैं, all such historic question refers us back to notion of time, but time does not have to be always physical dated in terms of particular year or month. Sometimes it is actual incorrect to fix precise date to process that happen over a period of time। वही जो मैंने कहा कि कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एक ओवर ऑफ टाइम होते, जो एक प्रोसेस में होता है, पीरियड ऑफ टाइम लगाती हैं होने में, तो इसलिए आप किसी को उस पर नहीं कर सकते। पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन डे। भारत के लोगों ने चाय पीना एक ही दिन में शुरू नहीं कर दिया था, उन्होंने धीरे धीरे करके इस तरीके से शुरू किया था। इसी तरीके से अगर हम ब्रिटिश के रूल की बात किया जाए कि ब्रिटिश का रूल कब शुरू हुआ था, तो उसको आप एक दिन में नहीं कर सकते। ब्रिटिश ने हमारे यहाँ रूल धीरे धीरे करके शुरू किया था। पहले वो आए थे यहाँ पर बिजनेस के पर्पज़ से आए थे, फिर वहाँ बिजनेस करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे एक एक जो स्टेट होते थे उनको एक्वायर करना शुरू किया, उनसे टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। फिर इसी तरीके से धीरे धीरे करके किस तरीके से उन्होंने एक टाइम लगाया, उन्होंने काफ़ी समय लगाया, उन्होंने धीरे धीरे करके क्या किया, उन्होंने पूरे कंट्री पर कब्जा कर लिया। When then do we continue to associate history with stirring of dates? This associate has a reason. There was time when history was an account of battles and big events। तो यही बात हो रही है कि तब फिर अगर हिस्ट्री का डेट का इतना इंपॉर्टेंस है नहीं, तो फिर हम हिस्ट्री में इतना डेट को इम्पोर्टेंस देना कब से शुरू कर दिए। जब हिस्ट्री जो होती है वो एक लंबा प्रोसेस होता है, एक सिर्फ डेट नहीं होता, तो कब से हमने डेट्स को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया। तो आगे दिया गया कि डेट्स को इंपॉर्टेंस देना हमने तब से शुरू किया जब एंशियंट पीरियड या फिर खास करके मेडिवल पीरियड में जब बैटल्स होते थे इतने सारे,
तो उन बैटल्स को पढ़ने के लिए, उन बैटल को समझने के लिए हमको डेट को जानना ज़रूरी होता था। रूलर्स को जानना ज़रूरी होता था, उनकी पॉलिसीज़ को समझना ज़रूरी होता था, कब उन्होंने शादी की उसको जानना होता था, कब किंग ने क्राउन पहना यानी राजा बना वो जानना ज़रूरी होता था, उसके किस सन में उसको बेटा पुत्र पैदा हुआ, किस वर्ष वो राजा बना, किस वर्ष कौन सा वॉर लड़ा गया, किस वर्ष वो उसकी मृत्यु हुई, ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी होती थी। तब से डेट्स को क्या किया जाने लगा, इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा। अब आपको बताया गया कि एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ द पास्ट 2 ईयर्स, जैसा कि आप लोगों ने अपने हिस्ट्री के जो लास्ट के 2 साल थे यानी 6th और 7th के जो क्लास थे उसमें आप लोगों ने जो हिस्ट्री को पढ़ा होगा वो अलग अलग टाइम पीरियड के बारे में पढ़ा होगा। आप लोगों ने क्लासेस की जो हिस्ट्री पढ़ी होगी उसमें एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। फिर क्लास 7th का जो हिस्ट्री है उसमें आप लोगों को बताया गया है मेडिवल पीरियड के बारे में। और क्लास 8th में अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। तो इस तरीके से हिस्ट्री आपको बताया गया है। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक ऐड दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं एक ऐड दिया गया है, एक ऐड की तस्वीर दी गई है। इस ऐड में क्या शो किया गया है, इस ऐड में शो किया गया है लिप्टन टी, एक टी ब्रांड होता था लिप्टन टी, तो उसका ऐड इसमें दिया गया है। और इसमें दिखाया गया कि ब्रिटेन के जो प्रिंस हैं, जो वहाँ की जो क्वीन होती थी क्वीन विक्टोरिया, उनके जो सन हैं, उनके जो बेटे हैं, उनके जो पुत्र हैं, वो किस तरीके से एक इंडियन कैसल के सामने, एक भारतीय महल के सामने घोड़े पर सवार हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप अपने स्क्रीन पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वीन विक्टोरिया के जो पुत्र हैं वो घोड़े पर बैठे हुए हैं भारतीय महल के सामने। तो ये किस चीज़ का ऐड है, ये लिप्टन टीज का ऐड है। और ऐड भी हमको काफ़ी कुछ बता देती है हिस्ट्री के बारे में कि उस दौरान जो ब्रिटिशर्स होते थे वो चाय पिया करते थे, और ख़ास करके लिप्टन के जो ब्रांड के जो चाय होते थे उसको वो पिया करते थे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है ओल्ड एडवर्टाइजमेंट हेल्प अस अंडरस्टूड हाउ मार्केट्स फॉर न्यू प्रोडक्ट्स वर क्रिएटेड एंड न्यू टेस्ट्स वर पॉपुलराइज दिस 1922 एडवर्टाइजमेंट फॉर लिप्टन टी सजेस्ट दैट रॉयल्टी ऑल ओवर द वर्ल्ड इज एसोसिएटेड विद दिस टी। तो 1922 का ये जो ऐड है वो इसमें दिया गया है। अब क्वेश्चन आता है कि विच डेट्स, अगर डेट्स इंपॉर्टेंट, केवल डेट्स हिस्ट्री नहीं है। सबसे पहले तो हमने समझा कि डेट्स जो होते हैं वो केवल ये हिस्ट्री को लेकर के हमारे मन में मिसकंसेप्शन है कि हिस्ट्री का मतलब केवल डेट्स होता है। हिस्ट्री केवल डेट्स नहीं होता है, हिस्ट्री में इवेंट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं। डेट्स के अलावा भी हिस्ट्री में बहुत कुछ होता है। ठीक है, अब आता है कि अच्छा कुछ डेट्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो जो इंपॉर्टेंट डेट होते हैं, कौन से डेट्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंस होते हैं। कुछ डेट्स को कैसे हम कहेंगे कि कौन सा डेट्स इंपॉर्टेंट है, किसको कहेंगे कि नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हम ये किस कॉन्टेक्स्ट में हम हिस्ट्री लिख रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं। ठीक है, और हिस्ट्री लिखने वाला पर्सन कौन है। फॉर एग्जांपल आप में एग्जांपल दिया गया है कि अगर ब्रिटिश हिस्टोरियन जो होते थे, जो हिस्ट्री लिखते हैं, जो लिखते हैं नहीं मतलब बल्कि जो लिखे हैं, उन्होंने अपनी हिस्ट्री में क्या किया है, जो गवर्नर जनरल से ले करके, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे बंगाल के वारेन हेस्टिंग्स, उनसे ले करके जो लास्ट वायसरॉय थे इंडिया के लॉर्ड माउंटबेटन, वहाँ तक की अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे तो उन्होंने क्या किया है, सबके बारे में, हर एक गवर्नर जनरल के बारे में, हर एक वायसरॉय के बारे में बहुत डिटेल्स में लिखा है। उन्हीं के से रिलेटेड, उन्हीं के इर्द गिर्द उन्होंने पूरे इंडियन हिस्ट्री को दिखाया है। उन्होंने बताया उन्हीं के इर्द गिर्द कि सारी, जैसे मानो सारी जो इंडियन हिस्ट्री थी वो उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती हो। तो उनकी गलती भी नहीं है। अगर हम भी अपना हिस्ट्री लिखेंगे तो शायद हम अपने कंट्री के न्यूट्रल ना हो पाएँ। न्यूट्रल होना इतना आसान काम नहीं होता है कि हम बिल्कुल बैलेंस व्यू में जो सही है सही को सही और गलत को गलत तरीके से दिखाएँ। तो शायद हम भी अपने इंडिया को सही और बाकी लोगों को गलत दिखाएँ। तो इसी तरीके से उन्होंने क्या किया है, केवल उनकी जो इतिहास घूमता था ब्रिटिशर्स का इंडिया में, वो केवल उनके गवर्नर जनरल और वायसराय के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है। उन्होंने जो बाकी जो इंडियंस की जो स्थिति होती थी, हमारे यहाँ जो कल्चर था, जो रिलीजियन था, जो टैक्स पे करने पड़ते थे, इन सारी बातों को उन्होंने ज़्यादा डिटेल में नहीं शो किया है। अब
क्वेश्चन उठता है कि कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन ए डिफरेंट वे। अब ये होता है कि जिस पीरियड के बारे में ब्रिटिशर्स ने लिखा है, जिस काल के बारे में, यानी जब वो उनकी कॉलोनी हुआ करती थी इंडिया, तो क्या उसी दौरान के हिस्ट्री को क्या हम एक दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम अपना फोकस चेंज कर लें तो बिल्कुल लिख सकते हैं। उनका फोकस रहे हैं, उनके वायसरॉय, उनके गवर्नर जनरल और उनके डिसीजन उनके फोकस रहे हैं। अगर हम अपना फोकस अपने यहाँ के पीरियड्स को बना लें, अपने यहाँ के जो कॉमन मैन होते थे, जो नॉर्मल आदमी होते थे, उनको बना लें, तो बिल्कुल एक अलग इतिहास आप फॉर्म हो सकता है, हम लोग लिख सकते हैं। आप इनको आप देख सकते हैं, आपके बुक में एक पिक्चर दिया गया है, वॉरेन हेस्टिंग्स का है, जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे, यानी बंगाल के बने थे फाइनल इन 1773, 1773 में ये बने थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे। यहाँ पे बुक में इंडिया दिया गया है, जो कि पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। अब आगे दिया है, हाउ डू वी पेरियोडाइज, हाउ डू वी पेरियोडाइज। अब होता है कि हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। ठीक है, हम लोग डेट्स कैसे तय करते हैं, किस तरीके से पीरियोडाइज मतलब होता है किस तरीके से अलग अलग पीरियड्स में, हिस्ट्री को किस तरीके से अलग अलग पीरियड्स में वो कैटेगराइज करते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल होता है ना, हम लोग खेलते भी हैं तो हम लोग एक तरीके से हम लोग का एक वो हो जाता है, ग्रुप्स फॉर्म हो जाते हैं। अगर आप लोग घर पे खेलते होंगे, आसपास के बच्चे होंगे, पड़ोस के होते होंगे, तो आप लोगों का भी एक अलग ग्रुप फॉर्म हो जाता है कि आपके जो एज ग्रुप के होते होंगे वो एक साथ खेलते होंगे, जो थोड़े बड़े होंगे, ज़्यादा बड़े, वो अलग ग्रुप में रहना पसंद करते होंगे, जो छोटे होंगे वो अलग ग्रुप में होते हैं। तो उसी को कहते हैं पीरियोडाइजेशन कहते हैं। लेकिन हिस्ट्री के यहाँ कॉन्टेक्स्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया है। तो किस तरीके से हिस्ट्री को पीरियोडाइज किया जाता है, एक अवधि किस तरीके से तय किया जाता है, तो उसकी बात करते हैं। आपके बुक्स में दिया गया है कि 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे, यानी इकोनॉमिस्ट थे, और क्या थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। ठीक है, जेम्स मिल जो थे वो एक स्कॉटलैंड के रहने वाले इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। उन्होंने क्या किया था, एक बुक पब्लिश की थी। उनकी बुक का नाम आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, आपको याद रखना है कि उन्होंने, जेम्स मिल ने 1817 में जो बुक लिखी थी उसका नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, आपको याद रखना है। और उन्होंने ये जो हिस्ट्री की बुक है वो 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में लिखा है, 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है। वो पीरियड्स कौन कौन से होते थे, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड। उन्होंने इसको, हमारे जो हिस्ट्री है इंडिया की, उसको उन्होंने किस किस तरीके से लिखा है, उन्होंने 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड ब्रिटिश पीरियड। यानी हिंदू रूलिंग पीरियड, ब्रिटिश रूलिंग सॉरी मुस्लिम रूलिंग पीरियड और ब्रिटिश रूलिंग पीरियड। तो ये जो पीरियडाइजेशन था वो उसको क्या हुआ, लोगों ने एक्सेप्ट किया नहीं, उन्होंने, ज़्यादातर लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट क्यों नहीं किया उसको, उसको जानने का कारण है, उसको, उसके पीछे रीज़न है कि उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया, जिसको हम लोग समझते हैं क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया। देखिए, अब यहाँ पर दिया गया है, अब यहाँ पर सवाल उठता है कि किस तरीके से आप किसी भी हिस्ट्री को किस तरीके से आप उसके रिलीजियन के बेस पर किस तरीके से आप बांट सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो ये क्लासिफिकेशन है, जो पीरियोडाइजेशन, क्या आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये सही है? मेरे विचार से तो बिल्कुल सही नहीं है। किस तरीके से आप हिंदू और मुस्लिम के आधार पर आप किसी को बांट सकते हैं, किसी दौर को किस तरीके से बांट सकते हैं। कई बार ऐसे हुआ है कि मान लीजिए मेडुअल हिस्ट्री की बात करते हैं, तो मेडुअल हिस्ट्री के टाइम में, मेडुअल पीरियड में ही, यानी जब मुस्लिम रूल किया करते थे, दिल्ली सल्तनत और मुग़ल पीरियड, तो उस दौरान भी आप लोग देखते हैं कि साउथ में काफ़ी सारे किंग ऐसे थे जो हिंदू हिंदूज होते थे, जो हिंदू राजा भी राज किया करते थे। तो इस तरीके से आप हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में किस तरीके से बांट सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग धर्मों का हमेशा बोला वाला रहा है, हमारे यहाँ अनेक धर्म हुए हैं, जो बाहर से आने वाले जो धर्म हैं उनको भी हम लोगों ने खुले दिल से अपनाया है। तो हर एक धर्म के लोग साथ साथ रहते आए हैं, रूल करते आए हैं इंडिया में, तो उसको आप हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में बांट नहीं सकते। तो ये जो क्लासिफिकेशन था, ये जो पीरियोडाइजेशन था जेम्स मिल्स का, उसको खारिज कर दिया गया।
तो उनको खारिज करने के बाद क्या किया गया, एक नया पीरियोडाइजेशन लाया गया अंग्रेजों के द्वारा। अब ये जो पीरियोडाइजेशन था वो क्या था, वो इस पीरियोडाइजेशन जेम्स मिल्स के पीरियोडाइजेशन के मुकाबले थोड़ा सा बेहतर था। हालांकि उसमें भी कुछ कमियां थी जिसको बाद में दूर किया गया। तो जो दूसरा वाला जो लाया गया पीरियोडाइजेशन वो क्या था, वो था हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करना, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो इस तरीके से क्या किया गया, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न में हिस्ट्री को डिवाइड करने की कोशिश की गई। ठीक है, अब यहाँ पर फिर सवाल आता है कि ठीक है, इस तरीके से हिस्ट्री आप डिवाइड कर सकते हैं, एंशियंट समझ में आता है, मेडिवल भी समझ में आता है, लेकिन मॉडर्न मॉडर्न को हमारे यहाँ के जो हिस्टोरियन हुए हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो क्या है, उसका जो बेस होता है वो होता है इक्वलिटी, फ्रीडम, लिबर्टी। जबकि हम इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, मान लीजिए फ्रांस की बात की जाए, ब्रिटेन की बात की जाए, तो उनके यहाँ के हिस्ट्री को मॉडर्न हिस्ट्री कहा जा सकता है। ठीक है, मॉडर्न पीरियड कहा जा सकता है, आधुनिक काल कहा जा सकता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर धीरे धीरे क्या आ रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहे थे, वहाँ पर धीरे धीरे ग्रोथ, यानी कंट्री ग्रोथ कर रही थी, इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही थी, वहाँ के लोगों को इक्वलिटी मिल रहा था, फ्रीडम मिल रहा था, लिबर्टी मिल रहा था। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं था, हमारा यहाँ तो धीरे धीरे कॉलोनाइजेशन का यानी औपनिवेशिक काल धीरे धीरे शुरू हो रहा था। धीरे धीरे कॉलोनियाँ ब्रिटेन इंडिया को कॉलोनी बना रहा था। तो हमारे यहाँ का जो ना तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था, ना तो लोगों को इक्वल राइट मिल रहा था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ के कॉल को इकोनॉमिक मॉडर्न कॉल, मॉडर्न टाइम कहना, मॉडर्न पीरियड में रखना, आधुनिक काल कहना बिल्कुल गलत होता। तो इसलिए हमारे यहाँ के हिस्टोरियन ने क्या कहा, इसको नाम दिया कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड क्या होता है, कॉलोनियल पीरियड होता है वो पीरियड, ठीक है, कॉलोनियल किसको कहते हैं, कॉलोनाइजेशन किसको कहते हैं, जब कोई कंट्री किसी कंट्री पर क्या करती है, कब्जा कर लेती है, एक्वायर कर लेती है। जिस तरीके से ब्रिटेन ने हमारे इंडिया पर उस दौरान कब्जा कर लिया था, और धीरे धीरे क्या करने लगती है, अपने यहाँ के जो खान पान हैं, जो रिचुअल्स हैं, जो पसंद नापसंद है, ड्रेसेस हैं, इन सारी चीज़ों को क्या करना, फोर्सफुली, ठीक है, दूसरे के ऊपर, उस कंट्री के ऊपर जिसको आप कब्जा कर लिया उस पर थोपना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कॉलोनाइजेशन। ये जो प्रोसेस है उसी को कहते हैं कॉलोनाइजेशन। तो आप लोग देख सकते हैं स्टार्टिंग में हमारे यहाँ के जो लोग थे वो ब्रिटिशर्स के जो कल्चर थे उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, चाहे उनका पहनावा हो गया, खान पान हो गया, ठीक है, उन सबको एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमारे ऊपर थोपा, हमारे यहाँ से धन लूट करके अपने देश ले गए, हमें गुलाम बनाया। तो इस तरीके से क्या हुआ, धीरे धीरे हम, ये जो प्रोसेस कहलाती है वो कहलाती है कॉलोनाइजेशन। ठीक है, अब बात आती है कि अच्छा ठीक है, ये तो बात हुई डेट्स की और पीरियड, हिस्ट्री को अलग अलग पीरियड में डिवाइड करने की। ये तो हमारे समझ में आ गया, हमारे समझ में आ गया कि हिस्ट्री केवल, अब तक हम लोग एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या समझा। हमने अब तक समझा कि हम हिस्ट्री को केवल डेट्स में डिवाइड करके नहीं देख सकते। हिस्ट्री जो है डेट्स के अलावा भी बहुत कुछ होता है, उसके हर चीज़ को डेट्स में देखना पॉसिबल नहीं है। जो इवेंट्स होते हैं वो एक लंबा प्रोसेस लगाते हैं कोई भी इवेंट्स होने में, तो केवल डेट्स से नहीं होता है। हाँ, डेट्स भी इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स कैसे कहेंगे कौन सा डेट्स इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, वो वो डिपेंड करता है कि हमारा फोकस क्या रहा है। अगर हमारा फोकस, अगर हम ब्रिटिशर्स हैं तो हमारे यहाँ हमारा फोकस क्या होगा, हमारी जो कंट्री होगी वहाँ के लोग हमारे फोकस में होंगे, हमारे जो ऑफिसर्स होंगे वो फोकस में होंगे। तो इसी तरीके से ब्रिटिशर्स का जो फोकस था वो वायसराय गवर्नर जनरल ही रहे हैं। अगर इंडियन हिस्ट्री लिखेंगे तो हमारे यहाँ के फोकस, हमारे यहाँ के जो लोकल पीजेंट्स होंगे, जो लोकल लोग होंगे, ठीक है, हमारे यहाँ का कल्चर होगा, लैंग्वेज होगा, रिलीजन होगा, ये सब हमारे फोकस में होगा। तो वो डेट भी इम्पोर्टेंस तब बनती है कि हमारे फोकस में क्या चीज़ है, तो उससे भी डेट इम्पोर्टेंट होती है। इसके अलावा हमने टोटल ओवरऑल जब बात होती है पीरियोडाइजेशन की, यानी अवधि तय करने की, हिस्ट्री को किस तरीके से कैटेगराइज किया जाए, तो जेम्स मिल ने 1817 में जो बुक लिखी थी ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो उसमें उन्होंने क्या किया था, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था हमारे यहाँ के हिस्ट्री को, और इसको रिलीजन के बेस पे डिवाइड किया था, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड ब्रिटिश पीरियड, जिसको क्या क्या कर दिया गया था, इंडियन हिस्टोरियन के द्वारा खारिज कर दिया गया था कि ये बिल्कुल गलत है।
इसको आप रिलीजन के बेस पर आप बांट नहीं सकते। कई बार ऐसा हुआ है कि दोनों लोगों ने साथ में रूल किया है, तो इस तरीके से आप कैसे कर सकते हैं? ऐसा हमेशा होता आया है, और केवल हिंदू मुस्लिम ही नहीं, और भी कई सारे रिलीजन के लोग रूल करते आए हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले, संप्रदायों को मानने वाले। तो आप इस तरीके से आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो फिर क्या हुआ, नया कॉन्सेप्ट लेकर आया गया, जिसको ना एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। फिर यहाँ पर भी एक गड़बड़ हो जाता है कि आप एंशियंट मेडिवल तो ठीक है, लेकिन आप मॉडर्न कैसे कर सकते हैं? मॉडर्न का मतलब है कि कोई भी देश मॉडर्न तब होगा जब उसको ग्रोथ करने का पूरा, इकोनॉमिक ग्रोथ करने का पूरा चांस मिले, लोगों को इक्वल राइट मिले, लिबर्टी मिले। तो यहाँ पर तो हमारे यहाँ ना तो कॉन्स्टिट्यूशन था, ना तो लोगों को के पास राइट थे। सारे राइट ब्रिटिशर्स को मिल चुके थे, ब्रिटिशर्स ने सारे राइट हमसे छीन लिए थे। इक्वलिटी का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो इस तरीके से आप किस तरीके से हमारे यहाँ की जो हिस्ट्री, आधुनिक जो हिस्ट्री है, उस प्रेजेंट टाइम की जो हिस्ट्री है, उसको आप मॉडर्न हिस्ट्री कैसे कर सकते हैं? तब जा कर के एक नया नाम दिया गया उसको, कॉलोनियल एरा, कॉलोनियल पीरियड। यानी वो पीरियड जब ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया को अपनी कॉलोनी बना ली थी, हमारे ऊपर अपने जो रिचुअल्स थे, जो कल्चर थे, हमारे ऊपर उन्होंने फोर्सफुली थोपा था। अब आता है हाउ डू वी नो, किस तरीके से हम जानते हैं? कि अगर हमको जानना हो 250 साल पहले भारतीय इतिहास में क्या हुआ, तो अगर उसको जानना हो तो हम किस तरीके से जानने हैं? मेडिवल एंशिएंट की अगर हम बात की जाए, तो उसको हम किस तरीके से जानते हैं? जो रिटन सोर्सेज होते थे, जो उस समय के जो राइटर्स होते थे, जैसे मान लीजिए हमको एंशिएंट मौर्यन पीरियड के बारे में जानना है, तो मौर्यन पीरियड में जो अर्थशास्त्र लिखा गया था कौटिल्य के द्वारा, चाणक्य के द्वारा, तो वो एक बहुत बड़ा सोर्स होता है, जिसके द्वारा हम लोग जानते हैं कि उस टाइम पे किस तरीके से लोग होते हैं, रूलर्स किस तरीके से रूल किया करते थे, राज्य के कौन कौन से पार्ट होते थे। तो इस तरीके से हम लोग जानते हैं उस बुक्स के द्वारा। तो एक तो बुक्स होती थी, दूसरा उस दौरान की जो चीज़ें होती थी, जैसे फॉर एग्जांपल कॉइन्स। कॉइन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हिस्ट्री को जानने में। ठीक है, अगर आप कोई कॉइन्स लेते हैं एंशिएंट पीरियड का, जिस पीरियड का कोई भी इंसान तो अब तक जिंदा नहीं होगा, तो उस वक्त की अगर जानना है कि उस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, तो आप कॉइन से जान सकते हैं। एक कॉइन क्या क्या बता सकती है? एक कॉइन हमको बता सकती है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कॉइन का मेटल क्या है। अगर कॉइन का मेटल गोल्ड है, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, उस दौरान की जो इकोनॉमिक कंडीशन होगी, आर्थिक स्थिति होगी उस स्टेट की, वो बहुत अच्छी रही होगी, तभी राजा जो है वो गोल्ड कॉइन इशू कर रहा है। इसके अलावा उस कॉइन पर किस क्या चीज़ बनी हुई है, किस चीज़ का पिक्चर है। तो अगर आपको किसी एनिमल का पिक्चर मिल गया, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, उस स्टेट में ये एनिमल पाया जाता था, तभी तो पिक्चर बना है। इसके अलावा अगर उस पर क्या लिखा गया है, लैंग्वेज से भी पता चलता है किस लैंग्वेज में वो राज्य के जो स्टेट के जो डिसीजंस होते हैं थे, किस राज्य में किस लैंग्वेज में लिखे जाते थे। इसके अलावा क्या मैसेज उसमें लिखा गया है, कई बार मैसेज भी सिक्कों के द्वारा दिया जाता था। तो इस तरीके से मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आप केवल एक कॉइन से जान सकते हैं। तो ये तो रही एंशियंट और मेडिवल टाइम की बात। लेकिन मॉडर्न टाइम की अगर हम बात करें, तो मॉडर्न टाइम में हिस्ट्री को जानने समझने का जो तरीका था, वो काफ़ी बदल चुका था। अब जो रिटन सोर्सेज थे वो बहुत ज़्यादा आने लगे थे। एंशियंट में भी हुए हैं सोर्सेज, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं हुए हैं। वो जो बुक्स होते थे वो ज़्यादा रिलीजन वगैरह ही होते थे, या फिर जो आते थे बाहर से, जो ट्रैवलर्स होते थे, उनकी बातें होती थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में काफ़ी सारे, बहुत ज़्यादा सोर्सेज जो थे, वो रिटन सोर्सेज वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। तो दिया है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स। जो एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप शासन करते हैं, तो उसका क्या होता है, एक रिकॉर्ड भी बनता है। ठीक है, अगर आप शासन कर रहे हैं, ऑफिसर से एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में काम हो रहा है, तो उसका क्या होता है, एक रिकॉर्ड होता है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो भी वो प्लान करते थे, जो भी डिसीजंस लेते थे, ठीक है, तो उसको क्या करते थे, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया, लिखना शुरू कर दिया। हर एक दफ्तर में उन्होंने क्या कर दिया, लिख, और केवल लिखते नहीं थे, उसकी एक कॉपी रख के क्या करते थे, वो सेव सेव करके रखते थे, कि वो बाद में काम आएगी, उनके हिस्ट्री के लिए वो काम आएगी। तो इस तरीके से उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जो भी डिसीजन लेते थे, जो भी फाइल्स तैयार होती थी, उसके जो फोटोकॉपी कर सकते हैं, या फिर उसका नकल कर सकते हैं, वो एक कॉपी ज़रूर सेफ रखते थे, उसका रिकॉर्ड जो होता था वो रखते थे। और जो भी उनके विभाग होते थे, जो भी ऑफिस होते थे, तो उसमें एक अलग से रूम होता था, अलग से वो कार्यालय होता था, ऑफिस होता था। उसी ऑफिस में एक अलग से रूम, यानी एक अलग से कार्यालय होता था, जहाँ पर क्या होते थे, सारे डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रखा जाता था। तो हर एक कार्यालय में ऐसा होने लगा था। तो उसके बेस पर हम लोग हिस्ट्री को काफ़ी हद तक वो समझ सकते हैं। यहाँ तक तहसील के जो दफ्तर होते थे, कमिश्नर के जो दफ्तर होते थे, सचिवालय हो गया, चाहे वो कोर्ट हो गया, तो इन सब के अपने क्या होते थे, रिकॉर्ड रूम होते थे। ठीक है, और बाद में क्या होने लगा, उनको रखने के लिए ही, ठीक है, इन डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए क्या बनने लगे, आर्काइव्स बनने लगे। ठीक है, म्यूजियम बनने लगे इन डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए। लेटर, और बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे क्या होने लगा, जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जो लेटर भेजे जाते थे,
उसको भी क्या करने लगा, क्या किया जाने लगा, उसको भी जगह दी जाने लगी इन म्यूजियम्स में, इन अभिलेखागारों में, इन म्यूजियम्स में क्या किया जाने लगा, उसको भी जगह दी जाने लगी। जैसे मान लीजिए कोई एक विभाग है, ठीक है, जैसे मान लीजिए सिंचाई विभाग है, ठीक है, तो वो किसके पास, जैसे मान लीजिए गवर्नर के पास कोई लेटर भेज रही है, ठीक है, या फिर गवर्नर से ही लेटर आ रहा है इस विभाग के पास, तो ये जो लेटर्स का जो एक्सचेंज होता था, जो आना जाना होता था, उसको भी क्या किया जाने लगा, इस म्यूजियम में स्टोर करके रखा जाने लगा, ताकि बाद में हिस्ट्री लिखने में कोई दिक्कत ना हो। और ना केवल हिस्ट्री लिखने में, बल्कि बाद में भी अगर कोई मतलब ज़रूरत पड़े उस चीज़ की, तो वो निकाला जा सके, उसको सेफली रखा जा सके। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, होम डिपार्टमेंट, जो पेपर सुरक्षित रखे गए हैं, तो होम डिपार्टमेंट के द्वारा क्या किया गया है, एक कुछ लेटर्स हैं, ठीक है, जो क्या किए हैं, वहाँ के जो उनके जो अधिकारी होते थे, उन्होंने लिखा है, ना दिया है, इन 1946 कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी भारत में, जो ब्रिटिशर्स होते थे, उन्होंने क्या किया था, उस वक्त एक म्यूटनी हो गई थी, एक विद्रोह हो गया था, ठीक है, नेवी जो रॉयल इंडियन नेवी के जो सोल्जर्स थे, जो इंडियंस थे, वो उन्होंने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था अलग अलग जगहों पर, ठीक है, नेवी के सोल्जर्स, आपको याद रखना है। तो उस वक्त क्या हुआ था, जो वहाँ के जो लोकल्स, जो ऑफिस, जो वहाँ पे जो कमांडर्स को भेजा गया था उस म्यूटनी को, उस रिवोल्ट को दबाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया था, वायसरॉय के पास लेटर्स लिखा था अलग अलग। बॉम्बे से जो कमांडर थे उन्होंने लिखा था, कराची के जो कमांडर थे उन्होंने लिखा था, ठीक है। इसके अलावा विशाखापट्टनम के जो थे गवर्नर, सॉरी, जो कमांडर थे, कमांडर या फिर जो भी ऑफिसर भेजे गए थे उस म्यूटिनी को ख़त्म करने के लिए, रोकने के लिए, उन सब ने क्या किया था, लिखा था, ये लेटर्स लिखा था, ठीक है। तो बॉम्बे में बता सकते हैं कि बॉम्बे में बताया गया था कि किस तरीके से रॉयल नेवी ने क्या किया है, रॉयल नेवी ने वो कब्जा कर लिया है जहाज़ों को, ठीक है, रॉयल नेवी से उसको क्या कर लिया गया है, छुड़ा दिया गया है। इसके अलावा जो कराची है, कराची में भी बताया गया है कि किस तरीके से कराची में ये कर दिया गया है, कराची में जाके 301 जो म्यूटिनियर्स थे, वो उनको क्या कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। इसमें बताया गया कि कराची में जो 301 जो विद्रोही थे, उनको क्या कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। और इसके अलावा विशाखापट्टनम में क्या बताया गया, विशाखापट्टनम में बताया गया कि जो वहाँ की जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से कंट्रोल में है, मतलब वहाँ पर कोई भी हिंसा नहीं हुआ, किसी भी तरीके से कोई भी वायलेंस वहाँ पर नहीं हुआ है, और वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। वहाँ के जो कमांडर थे उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, यहाँ पर हाँ ये ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि वहाँ पर कुछ लोग कुछ जो सोल्जर्स हैं वो काम पर ना आए, नेवी में काम करने ना आए, तो वो कर लिया गया है। तो इस तरीके से इस आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से उस लेटर के जरिए आप लोग समझ सकते हैं। अब ये जो लेटर लिखा गया था ये सेफली क्या किया गया था, स्टोर करके रखा गया था, तो इस लेटर से आप क्या समझ सकते हैं कि हाँ उस दौरान क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था, किस तरीके से कितने लोगों ने विद्रोह किया था अलग अलग जगहों पर, किस तरीके से उनको कंट्रोल किया गया, उसका रिजल्ट क्या निकला, रीजन क्या था उस विद्रोह का, तो ये सारी बातें आपको लेटर से पता चल सकती हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनको स्टोर करके रखा गया था। अब दिया गया है, इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 19th सेंचुरी दिस डॉक्यूमेंट्स वर केयरफुली कॉपीड आउट एंड ब्यूटीफुली रिटन बाय कैलियोग्राफिस्ट। हाँ, अब ये जो डॉक्यूमेंट्स होते थे उनको क्या किया जाता था, स्टोर करके तो रखा ही जाता था, लेकिन उनकी कॉपी, ठीक है, एक अलग कॉपी, फोटो कॉपी मशीन उस वक्त नहीं आई हुई थी, तो क्या किया जाता था, कैलियोग्राफिस्ट के द्वारा। कैलियोग्राफिस्ट किसको कहते हैं, कैलियोग्राफिस्ट होते हैं जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है और वो जो अच्छे तरीके से उसको नकल लिख सकते हैं, ठीक, तो उनको कैलियोग्राफिस्ट कहा जाता है। तो उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आपको क्या करना है, इसको लिख करके रखना है। और कैलीग्राफिस्ट के बारे में बताया गया है कि क्या है ये, एक फॉर्म है, राइटिंग का एक फॉर्म है, ठीक है, खूबसूरत तरीके से लिखने का एक फॉर्म है, उसको कैलीग्राफी कहा जाता है, ठीक है। कैलीग्राफी बहुत ही ओल्डन फॉर्म रहा है, बहुत ही एंशियंट वो फॉर्म रहा है, बहुत पहले से ये चलता आया है। खास करके अगर हम इस्लाम रिलीजन की बात करें, तो इस्लाम रिलीजन में जो वहाँ के जो आयतें होती हैं, कुरान के जो आयतें होती हैं, उनको कैलीग्राफी इतने खूबसूरत तरीके से लिखते हैं, तो इस्लाम में ज़्यादा आप लोग देखते होंगे कैलीग्राफी को। हालांकि ये केवल उसी किसी एक रिलीजन तक ही सीमित नहीं है। तो ये है कैलीग्राफी। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं
कि एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया था। 1920s में क्या किया गया था, एक डिपार्टमेंट बनाया गया था जिसको नाम दिया गया था द नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया। ठीक है, उसको नाम दिया गया था राष्ट्रीय अभिलेखागार कह सकते हैं। हिंदी में अगर बात करें तो राष्ट्रीय अभिलेखागार कहेंगे, और अगर अंग्रेजी में बात करें तो वो होगा द नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर्वे बिकम्स इम्पॉर्टेंस, सर्वे बिकम्स इम्पॉर्टेंस यानी जो सर्वेक्षण होता है वो उसका महत्व क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, सर्वे करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। क्या हुआ, जब अंग्रेज़ों ने शासन करना शुरू किया तो अंग्रेज़ों को एहसास हुआ कि अगर हमको कहीं पर राज करना है, किसी भी कंट्री में अगर हमको राज करना है, ना केवल भारत में ही, लेकिन अगर किसी को भी कहीं पर भी जाना है, कहीं पे रहना है, वहाँ पे राज करना है, तो वहाँ के लोगों को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। वहाँ के चीज़ों को समझना, लोगों को समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लोगों वहाँ तो ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, हम लोग सर्वेज करेंगे, अपने ऑफिसर्स को भेज करके गाँव में और आसपास के जो टाउन्स हैं वहाँ पर क्या करेंगे, सर्वे करेंगे कि जो विलेज के लोग हैं वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, वहाँ कौन कौन से फ्लोरा मिलते हैं, कौन से फौना पाए जाते हैं, वहाँ की जो सॉइल है वो क्या मिलती है, वहाँ के जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यानी फ्लोरा फौना भी, मतलब ताकि पता चल सके कि वहाँ पर किस चीज़ की पैदावार अच्छी हो सकती है। तो इन सब के बारे में भी यहाँ पर एक दिया गया है। एक यहाँ पर एक फ्लोरा है, कौन सा फ्लोरा है ये एप्पल प्लांट है, सॉरी कस्टर्ड एप्पल प्लांट है। ये 1770 में क्या किया गया था, ये फिगर बनाया गया था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करना शुरू कर दिया, इनको इनके पिक्चर्स बना कर वो कलेक्ट करना भी शुरू कर दिया, इनको स्टोर करना भी शुरू कर दिया। ठीक है, तो लोकल आर्टिस्ट जो होते थे उनको क्या किया जाता था कि आप पिक्चर्स बनाइए। ठीक है, तो उन पिक्चर्स को बनाया गया और उनको स्टोर करके भी रखा गया। तो सर्वेक्षण का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, अगर आपको वहाँ कहीं रूल करना है तो वहाँ के लोगों को कल्चर को जानना ज़रूरी है, वहाँ के कितने लोग रहते हैं उसको समझना ज़रूरी है, वहाँ कैसी कैसी फ्लोरा फौना पाई जाती हैं, तो इन सबको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप यहाँ पर पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, पिक्चर बहुत क्लियर तो नहीं है, लेकिन इस पिक्चर में दिखाया गया है कि बंगाल में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा क्या किया गया 1832 में मैपिंग और सर्वे का काम शुरू किया गया। मैप बनाना कि किस गली से कौन सा रास्ता जाता है, किस तरीके से आप आज आप लोग कहीं जाते होंगे तो गूगल मैप का यूज़ करते होंगे, लेकिन उस वक्त तो ऐसा नहीं था। तो उस वक्त क्या होता था, लोकल तौर पे ही क्या किया जाता था, मैप्स बनाए जाने स्टार्ट हो गए, शुरू हो गए। यहाँ पर इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, इस पिक्चर में द रिबेल ऑफ 1857 1857 की क्रांति को आप लोग इसमें देख सकते हैं। आपके चैप्टर का भी हिस्सा है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब दिया गया है इमेज नीड्स टू बी केयरफुली स्टडीड फॉर द प्रोजेक्ट एंड व्यू पॉइंट ऑफ दोज हु क्रिएट देम। अब अगर आप कोई चित्र भी देखते हैं, अगर आप कोई चित्र भी देखते हैं तो आपको ध्यान इस बात का देना चाहिए कि ये चित्र बनाया किसके द्वारा है। ठीक, क्योंकि चित्र में भी आप कई तरीके से वो डिस्क्रिमिनेशन देख सकते हैं कि चित्र में भी जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, जो फर्स्ट चैप्टर शुरुआत हमारे चैप्टर की शुरुआत में ही ब्रिटेन को दिखाया गया, तो क्या ऐसा वाकई में था? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन क्यों उस तरीके से चित्र दिखाया गया ब्रिटेनिका को हमारे जो जो धार्मिक ग्रंथ है वो सौंपते हुए, क्योंकि वो अंग्रेज़ों ने बनाया था, तो अंग्रेज़ों ने बनाया था तो कोई भी होगा अपने कंट्री को बढ़ा चढ़ा के दिखाएगा ही दिखाएगा और दूसरों को कम समझेगा ही, मतलब ज़्यादातर, हमेशा ऐसा नहीं होगा लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो इस तरीके से तो इसलिए मतलब हमको समझना होगा, कोई पिक्चर हम देख भी रहे हैं तो एक बार देखना ज़रूरी है कि इसको लिखा किसने है। तो यहाँ पर ये सारी बातें दी गई हैं। खैर, अब अगर ये बात है तो ये तो मान लीजिए ब्रिटिशर्स ने लिखा है, लेकिन अगर हमको समझना है कि उस वक्त मान लीजिए तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है ब्रिटिशर्स का पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम 1857 के युद्ध की बात किया जाए जो रिबेल हुआ था 1857 में, तो ये तो इसके जरिए अगर हम अंग्रेज़ों की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो तो क्या करेंगे, इंडियंस को ही गलत दिखाएंगे, जिन्होंने रिवोल्ट किया था उसको ही गलत बताएंगे। लेकिन ये तो केवल एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा। लेकिन हमको दूसरा भी अगर साइड स्टोरी समझनी है तो हमको क्या करना होगा, जो इंडियंस थे, खास करके जो सिपाही थे, जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो उन लोगों के द्वारा तैयार किए गए डॉक्यूमेंट या फिर लिखी हुई बुक्स के जरिए क्या समझना होगा, उसको देखना होगा। तब जा कर के ही हम क्या कर सकते हैं, उस इंसिडेंट को पूरी तरीके से समझ सकते हैं। केवल एक ही इंसान का वो चित्र देखना या फिर उसके रिकॉर्ड्स को पढ़ना, हिस्ट्री को पढ़ना, वो पूरी तरीके से सही नहीं हो सकता।
चलिए, तो इसी के साथ क्या होता है, यहाँ पर कुछ सोर्स के बारे में बताया गया है जो कि है इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बताया गया कि 22 मार्च 1946 में जो इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, स्ट्राइक हुआ था दिल्ली में, और 2000 पुलिसमैन ने क्या कर दिया था, खाना खाने से मना कर दिया था दिल्ली में। ठीक है, क्यों उन्होंने वो मना कर दिया था, या सॉरी, चलिए अब पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ ही लेते हैं। तो ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है 22 मार्च 1946 का। तो ये 22 का जो आर्टिकल है, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा गया था। तो इसके मुताबिक इसमें क्या बताया गया, इस आर्टिकल में बताया गया कि जो दिल्ली के 2000 मोर देन 2000 पुलिसमैन जो है वो उन्होंने क्या कर दिया था, स्ट्राइक कर दिया, उन्होंने हड़ताल कर दिया, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है कि हम वो खाना नहीं खाएंगे। और वो खाना क्यों नहीं खाएंगे, क्योंकि एक तो उनको सैलरी जो है वो बहुत ही लो दी जाती थी, बहुत ही कम सैलरी दी जाती थी। दूसरा, उसका जो भोजन दिया जाता था, जो उनको फूड प्रोवाइड किया जाता था, वो बहुत ही बैड क्वालिटी का होता था। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने क्या कर दिया, खाना खाने से मना कर दिया। तो ये जो न्यूज़ था वो किस तरीके से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक क्या हो गया, फैलने लगा, और यहाँ तक 2000 पुलिसमैन ने क्या कर दिया, हड़ताल कर दिया। क्योंकि 2000 पुलिसमैन ने तो एक जगह पर तो केवल वो 2000 पुलिसमैन हो रहे नहीं होंगे, स्टार्टिंग में किसी पुलिस स्टेशन में किसी ने इस तरीके से किया होगा, फिर धीरे धीरे क्या होता गया, ये बात बढ़ती गई, और दिल्ली के 2000 से ज़्यादा जो पुलिसमैन थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया कि हम उसको नहीं करेंगे। अब बात ये होती है कि ठीक है, एक तो ब्रिटिशर्स ने लिखा है हिस्ट्री, दूसरा हम लोग कहाँ से हिस्ट्री को पाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया कि लोगों की जो डायरियाँ होती हैं उससे भी काफ़ी बातें पता चलती हैं। अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स, जो तीर्थयात्री होते हैं, जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि तीर्थयात्री जो विदेशी खास करके, भेनसांग फाहियान जो चाइनीज़ होते थे, इब्न बतूता जो मोरक्को से आया था, तो इन सब भी को जो आए थे, जो विदेशी आए थे, ट्रैवलर्स आए थे, या फिर पिलग्रिम्स का या फिर ट्रैवलर्स का ही है, तो उन सबके जो ऑटोबायोग्राफीज़ लिखी हैं, या फिर ऐसे नॉर्मल है जो उन्होंने बुक्स लिखी हैं, तो उसके ज़रिए भी आप लोग काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। जो लोकल जो बुकलेट्स होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, उससे भी काफ़ी कुछ पता चलता है। तो इन सारी चीज़ों से क्या चलता है, ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो सोर्सेज का ही काम करती हैं हमारे हिस्ट्री के लिए, उनसे भी हमको काफ़ी कुछ जानकारी मिल सकती है। लेकिन अब यहाँ पर भी एक दिक्कत प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि ये सारे जो सोर्सेज हैं, ये भी सोर्सेज जो हैं वो तो बताएंगे पढ़े लिखे लोगों के बारे में। ठीक है, वो लोग आदिवासियों के बीच में तो गए नहीं होंगे, बहुत गरीब जो सड़क के किनारे जो रहने वाले जो मजदूर हैं उनके पास तो गए नहीं होंगे, तो उनके बारे में हमको कैसे पता चलेगा। तो ये तो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था। ठीक है, उनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी मिल ही नहीं पाती है। ठीक है, अंग्रेज जो होते थे वो तो अपने ही अधिकारियों की ऑफिसर की तारीफ करते थे, बाकी जो इंडियंस होते थे तो उनकी कुछ ऑटोबायोग्राफीज थी, कुछ ट्रैवलर्स थे जिनके रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन जो पुअर पीजेंट्स होते थे, जो गरीब किसान होते थे, सड़क के किनारे रोड साइड पे रहने वाले जो लेबर्स होते थे, मजदूर होते थे, और सबसे बड़ी बात जो ट्राइबल्स होते थे, जो जंगलों में रहने वाले जो आदिवासी होते थे, उनके बारे में हमको कैसे पता चल सकता है। उनके बारे में जानना एक बहुत ही कठिन टास्क है। तो इसी के साथ क्या होता है, ये हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर था हाउ व्हेन एंड वेयर, वो यहाँ पर एंड हो जाता है, यहाँ पर वो ख़त्म हो जाता है। तो ये तो था फर्स्ट चैप्टर, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। इस चैप्टर में बताया गया है कि हिस्ट्री को हमको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है, इंग्लिश के द्वारा, इंडियंस के द्वारा, कैसे हमको इतिहास के बारे में पता चलता है, इतिहास की लिमिटेशंस क्या होती है, कहाँ से मतलब किस इतिहास के बारे में हमको पता नहीं चल पाता है। तो इन सब के बारे में आपके इस चैप्टर में बताया गया है। अब हम लोग स्टूडेंट्स, अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना सिविक्स स्टार्ट करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग जियोग्राफी भी स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा एक सब्जेक्ट के बाद दूसरा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट, हम लोग वन बाय वन करते हुए अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग के पास अगर बुक्स अवेलेबल ना हो तो मैंने ये जो वीडियो है वो ई पाठशाला एप्लीकेशन से बनाया है। आप लोग अपने मोबाइल में ई पाठशाला ऐप डाउनलोड करके भी क्या कर सकते हैं, अपने इस बुक्स को अवेल कर सकते हैं। यानी अगर आप ई पाठशाला एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड कर लेंगे अपने मोबाइल में, तो वहाँ से आप क्लास फर्स्ट से लेकर के 12 तक के जितने भी सब्जेक्ट के जो भी बुक्स हैं वो आप देख पाएंगे, वो आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। तो इसी के साथ अपना वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रिवाइज करिए, खुश रहिए।